मेरा नाम प्राची है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पापा का देहांत हो गया। पापा की मौत के बाद मैं और मम्मी इस दुनिया में अकेले रह गए। रिश्तेदार भी बस नाम के थे, ज्यादातर तो दूसरों शहरों में रहते थे। मेरे मम्मी पापा की शादी गांव में हुई थी, लेकिन बाद में रोजगार की खातिर पापा और मम्मी नागपुर में आ गए थे और यहीं पर रहने लग गए। मेरी पैदाइश के बाद पापा ने बहुत बार सोचा कि वापस गांव चलते हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। मैं अपने बहुत से रिश्तेदारों को जानती भी नहीं थी, बस एक दो बार ही किसी फंक्शन पर मुलाकात हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि पापा और मम्मी अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलते जुलते हैं। एक बार मैंने मम्मी से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी हमसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, लेकिन उन्होंने मुझे कोई वजह नहीं बताई थी। मैं खामोश हो गई। ज्यादा कुरेदती तो उन्हें गुस्सा आ जाता। वैसे भी मेरी मम्मी को मेरी हर बात पर गुस्सा काफी जल्दी आ जाता था, इसलिए मैं मम्मी से ज्यादा पापा के करीब थी। लेकिन जब पापा की देहांत हुई तो मैं बिल्कुल ही तन्हा पड़ गई थी। कोई खास दोस्त वगैरह भी नहीं थी कि मैं उससे बातचीत कर लेती और अपने दिल का हाल उसे सुना देती। पापा का जब देहांत हुआ उस वक्त मैं 10वीं क्लास में थी। मेरे बोर्ड के पेपर्स होने वाले थे, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे पेपर भी नहीं दिए गए। मैंने पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। कुछ अरसे तो जो पैसे पापा ने जमा करके रखे थे उनसे हमारा गुजारा चलता ही रहा और कुछ पैसे खानदान वालों ने भेज दिए थे। वैसे तो मिलने आते नहीं थे, लेकिन पापा के मरने पर अंतिम संस्कार में जरूर आए थे और कुछ पैसे दे गए थे। कई महीने हो चुके थे पापा के देहांत को और घर में राशन भी खत्म होने वाला था। मम्मी से कई बार मैंने कहा कि मैं कहीं पर जॉब कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। लेकिन मम्मी ने इसकी इजाज़त नहीं दी और कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम कोई नौकरी वगैरह करो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम आगे पढ़ाई जारी रखो। मगर मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे अब आगे नहीं पढ़ना है। कई दिन तक हम ऐसे ही रहे। अब पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। जहाँ हम रह रहे थे वो भी किराए का घर था। मकान मालिक रोज किराए का तकाजा करता रहता था, लेकिन उसे देने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। न जाने मम्मी इस हाल को क्यों नहीं समझ रही थी। मैं नहीं जानती थी मम्मी के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। मगर एक बात जो मुझे अक्सर खटकती थी वो यह थी कि आए रोज मकान मालिक हमारे घर बैठा रहता। मुझे काफी अजीब लगता, क्योंकि पापा के होते हुए तो वह ऐसा नहीं करता था। एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि यह आदमी हर वक्त हमारे घर क्यों आया रहता है। बेशक हमने इसे किराया देना है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वह हमारे घर आकर बैठ जाए। तो मम्मी आगे से बोली, चुप कर जा, ये तेरा काम नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। लेकिन मैं अब इतनी छोटी नहीं थी कि इन बातों को इग्नोर कर देती, इसलिए मम्मी के मना करने के बावजूद भी बार बार उनसे इस बारे में सवाल करती, जिसका मुझे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता था। कम से कम ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता था जिससे मुझे तसल्ली हो जाती। एक दिन मम्मी मेरे पास आई और बोली, तेरे पापा का देहांत को काफी वक्त गुजर चुका है और हमारे हालात भी तो देख रही है। मुझे मम्मी के यूँ बात करने का मकसद समझ में नहीं आया। ये सब बातें तो मुझे पहले से पता थी। मैंने कहा, सीधी बात करें, क्या बात है? मम्मी बोली, अब मैं सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकती। मैंने शादी करने का फैसला किया है। उनकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से उछल कर रह गई। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं और किससे कर रही हैं शादी? तो मम्मी ने आगे से कहा कि हमारे मकान मालिक से। मैंने माँ से कहा कि अच्छा, तो इसी वजह से वह यहाँ पर रोज आता रहता है। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया और वो मुझे बातें सुनाते हुए वहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आई थी कि वो किस बात का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं, लेकिन हर हाल में यह बात तो तय थी कि मैं उनकी इस नए रिश्ते को किसी भी कीमत पर कबूल करने वाली नहीं थी। मैं हरगिज भी अपने बाप की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने यह फैसला लिया क्यों है। अगर माली हालात की वजह से लिया है तो हम खुद भी कामकाज कर सकते थे, लेकिन मम्मी मेहनत से भाग रही थी, न मुझे काम करने दे रही थी और न ही खुद करने को तैयार थी। मैंने सोचा मैं एक बार फिर मम्मी से इस बारे में बात करूंगी, और जब मैंने उनसे बात की तो वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें घर छोड़ देने की धमकी भी दी, लेकिन उन पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ और 2 महीने बाद उन्होंने शादी करने का ऐलान कर दिया। मोहल्ले में जिसने सुना दांतों में उंगलियां दबा ली। किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मम्मी यह भी फैसला ले सकती हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन मम्मी का कहना था कि मैं शादी कर रही हूँ,
कुछ गुनाह नहीं, इसलिए लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरह से मम्मी ठीक भी थी, लेकिन मुझे यह बहुत ही अजीब लग रहा था। इस सब को कबूल करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरा घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया था। जैसे ही बाहर निकलती लोग मुझे देखकर बातें बनाने लगते और कहते कि ये भी एक दिन किसी न किसी को लेकर आ जाएगी। लोगों की बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं घर आकर मम्मी से फिजूल में लड़ाई करने लग जाती। मम्मी ने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी, नए कपड़े वगैरह बनवाए और अपने एक दो जानने वालों को शादी की दावत भेज दी। जिस दिन मम्मी की शादी थी उस दिन मैं अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई। बाहर से मुझे लोगों की बातें करने की आवाज आ रही थी। मोहल्ले के वो लोग जो इतने दिन से मम्मी के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे, आज नई कहानियां ढूंढने के लिए हमारे घर के आंगन में बैठे हुए थे। औरतें मम्मी के मुंह पर तो अच्छी बनी हुई थी, लेकिन मैं जानती थी पीठ पीछे ये लोग कई दिन तक इस बारे में तरह तरह की बातें करते रहेंगे। मैं अंदर बैठी बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक दो बार खिड़की से झांककर बाहर भी देखा तो मेहमान अब तक बैठे हुए थे। मम्मी कई बार मुझे बुलाने आ चुकी थी, लेकिन मैं बाहर नहीं आई थी। हमारे मकान मालिक की बीवी कई साल पहले मर चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी जो कि तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मेरी शादी के बाद वो दोनों हमारे साथ यहीं पर रहेंगे और तुम उसकी बेटी के साथ अच्छे से पेश आना। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करो और घर का माहौल खराब करो। वो बहुत अच्छी और शरीफ बच्ची है। मम्मी की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि मैं कोई खराब लड़की हूँ और मैं जानबूझकर उससे झगड़े करूंगी। एक तो आप उसकी तरफदारी कर रही हैं, ऊपर से मुझे लेक्चर भी दे रही हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से अब तक मैंने मम्मी से कोई बात नहीं की थी। एक दो बार तो मैंने सोचा कि मैं घर से ही भाग निकलती हूँ, लेकिन अगर यहाँ से निकल जाती तो कहाँ जाती? रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं और वैसे भी मैं किसी को जानती भी नहीं थी। शादी के बाद वो दोनों बाप बेटी हमारे घर शिफ्ट हो गए। अब मम्मी सिर्फ मुझ पर ही ध्यान नहीं देती थी, बल्कि रागनी से भी बहुत प्यार करने लग गई थी। मम्मी जब भी रागनी को प्यार करती मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैं गुस्से से दूर बैठी घूरती रहती। जब से मम्मी की शादी हुई थी मम्मी मुझसे दूर होती जा रही थी। मम्मी का कहना था कि उस बच्ची के पास माँ नहीं है, इसलिए मैं उसे ज्यादा प्यार देती हूँ, लेकिन उसको प्यार देने के चक्कर में मम्मी मुझे भूलती जा रही थी और यह बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी। मुझे रागनी से बहुत ज्यादा नफरत होना शुरू हो गई। मैं हर बात में उससे जलने लग गई थी। जब भी मम्मी कोई चीज लेकर आती तो पहले उसे देती और सबसे अच्छी चीज भी उसे ही दी जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं जलन का शिकार होती जा रही थी। हर कोई उसकी तारीफ करता रहता और मुझे बदतमीज लड़की कहते थे। वो पढ़ने भी जाती थी और मैं पूरा दिन घर पर बैठी ड्रामे वगैरह देखती रहती थी। मैं घर का कोई काम नहीं करती थी और ना ही किसी काम में हाथ बटाती थी, जिस वजह से मम्मी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होती गई। मैं अब तक उनकी शादी स्वीकार नहीं कर पाई थी और जब भी बाहर निकलती मोहल्ले वालों की बातें मुझे कांटों की तरह चुभती थी। कल ही मैं किसी काम से बाहर निकली थी तो साथ वाली पड़ोसन मम्मी के बारे में किसी से चुगलियां कर रही थी। उनकी बातें सुनकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने जाकर उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई थी कि सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए। मम्मी को जब यह खबर हुई तो वह भागी भागी आई और मुझे थप्पड़ मारती हुई अंदर ले गई और मुझसे कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि मोहल्ले वालों के मुंह लगो? जब देखो किसी न किसी से लड़ती रहती हो, बहुत बदतमीज हो गई हो। आज के बाद से तुम मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलोगी, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी गुस्सा करती हुई वहाँ से चली गई और मैं पीछे बेड पर औंधे मुंह पड़ी रोने लगी। शाम को जब मम्मी के पति घर पर आए तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि क्या बात है, घर में इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है और तुम्हारा मूड क्यों खराब है। मम्मी ने तो उन्हें सारी बात बता दी। वो मेरे कमरे में आए और मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे भी बदतमीजी की और उन्हें वहाँ से बाहर भेज दिया। वो जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करते थे मैं आगे से दो बातें सुनाकर कमरे में बंद हो जाती थी। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं था कि वह कोई जालिम इंसान थे, बल्कि वह बहुत ही अच्छे और नरम दिल थे। इस बात का अंदाजा मुझे आगे जाकर बहुत ही जल्द हो गया था, लेकिन अभी मैं कुछ समझने के मूड में नहीं थी। हर कोई मुझे अपना दुश्मन लग रहा था और लग रहा था जैसे मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अच्छी जिंदगी जी रही थी, मगर मेरा दिमाग वो मुझे बार बार उलझाया जा रहा था। मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि यहाँ पर कोई नहीं जो मेरा ध्यान रखना चाहता है। मेरी माँ भी अब मुझसे प्यार नहीं करती।
इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं ऐसी इंसान हो गई थी जो खुद ही अपने आप पर तरस खा रही थी। ऐसी हालत में रहना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। मैं हर वक्त अपने आप को अपनी सौतेली बहन से कंपेयर करती रहती थी। एक दिन उसके कॉलेज में एक फंक्शन था जिसके लिए उसे सफेद कलर की फ्रॉक चाहिए थी और उसके पास वो फ्रॉक नहीं थी। मम्मी मेरे पास आई और मुझसे कहा कि तुम अपनी सफेद वाली फ्रॉक अपनी बहन को दे दो। उसे पहनकर वो कॉलेज जाएगी और वापस आकर तुम्हें दे देगी। मम्मी ने बहुत ही प्यार से मुझसे यह बात की थी, मगर मैंने सुनते ही साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी कोई भी चीज इसे नहीं दूंगी और वो भी मेरी बहन नहीं है। आइंदा उसे मेरी बहन मत कहना। मम्मी मुझे काफी देर तक समझाती रही कि अगर तुम इस तरह करोगी तो हमारे साथ कैसे रहोगी। तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिर तुम कब तक यह सब करती रहोगी। मैंने आगे से कहा कि मुझे नहीं पता, मगर मैं अपनी कोई भी चीज इसे नहीं दूंगी। जब वो मुझे समझा समझा कर थक गई तो वहाँ से चली गई। मैं भी थोड़ी देर बाद सो गई, मगर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रागिनी ने मेरी वही सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। मैं समझ गई कि यह फ्रॉक मम्मी ने ही उसे निकाल कर दिया है। मैं सीधा उनके पास किचन में पहुंची। वो किचन में नाश्ता बना रही थी। मुझे देखकर बोली, मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा, आपने उसे मेरी फ्रॉक क्यों दी। मम्मी ने कहा, देखो वो तुम्हारी बहन है, इस तरह से बात नहीं करते। मगर मैं गुस्से से सारी चीज फेंकने लगी। सुबह सुबह शोर की आवाज सुनकर अंदर से रागिनी और उसके पापा भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने मम्मी से जब इस शोर की वजह पूछी तो मम्मी ने सारी बात बता दी। वो कुछ लम्हे मेरी तरफ देखते रहे और बोले, तुम उसे अपनी बहन नहीं मानती हो, मगर वो तुम्हें अपनी बहन जरूर मानती है। अगर तुम उसे अपनी फ्रॉक नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को नई फ्रॉक दिलवा सकता हूँ। आज पहली बार मैंने उन्हें इतने गुस्से में देखा था और मैं शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि हमेशा उन्होंने अपनी बेटी के साथ मेरे लिए भी हर चीज खरीदी थी। जो भी चीज अपनी बेटी के लिए लाते थे वो मेरे लिए भी खरीद कर लाते थे। वो अलग बात थी कि मैं उनकी लाई हुई तमाम चीजें फेंक देती थी। अभी उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ अपनी बहन का फ्रॉक उतार कर आओ, उसे वापस दो और आइंदा तुम बिना पूछे उसकी चीज मत लेना। मैंने देखा रागिनी रो रही थी। मुझे अंदर से अजीब सी खुशी होने लगी। न जाने मैं उसे हमेशा हारता हुआ देखकर खुशी महसूस क्यों करती थी। पीछे मम्मी खड़ी मुझे अफसोस भरी नजरों से देख रही थी और बोली, मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। क्या हो जाता अगर तुम उसे वह एक फ्रॉक दे देती तो। वो सिर्फ एक फ्रॉक थी। फिर वो वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मम्मी ने मुझसे ज्यादा बातचीत करना भी बंद कर दी थी। घर पर कोई भी मुझसे बातचीत नहीं करता था और ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले सब हर वक्त मुझे मनाने के लिए मेरे आसपास रहते थे। मगर इस घटना के बाद से सब ने मुझसे बातचीत करना बंद कर दी थी। मैंने एक दो बार मम्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया तो मैं खामोश हो गई। मुझे लग रहा था कि मम्मी के मुझसे दूर हो जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ रागिनी है, इसलिए बेहतर है कि उसे ही घर से निकाल दिया जाए। यह सोचते हुए मैं यह भूल गई थी कि ये घर दरअसल उसके पापा का ही है और मैं यहाँ पर मुफ्त में रह रही हूँ। इस सब के बावजूद भी मुझे इससे छुटकारा चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रागिनी को इस घर से निकाल दूं ताकि वो हमारी फैमिली से दूर हो जाए। मगर आखिर कैसे, मैं पूरी रात बैठकर सोचती रही। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं उसको कहीं ऐसी जगह छोड़कर आ जाऊं जहां से वो वापस न आ सके। लेकिन फिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है। पूरी रात मैं सोचती रही तो मुझे याद आया कि एक बार स्कूल वालों के साथ मैं एक पिकनिक पर गई थी जहाँ पुराने घर बने हुए थे। आमतौर पर वहाँ कोई नहीं रहता था, काफी सुनसान सी जगह थी। मेरे दिमाग में आया कि इस जगह से बेहतर तो और कोई जगह हो ही नहीं सकती। अब मसला ये था कि मैं उसे वहाँ तक कैसे लेकर जाती, क्योंकि आज तक तो मैंने उससे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। तो अगर अब मैं उससे कहती कि मेरे साथ जाओ तो उसने तो आगे से मुझे मना कर देना था और वो मुझ पर भरोसा ही क्यों करती। इसके लिए अब मुझे उसका भरोसा जीतना था। मैं बहुत ही सब्र से काम लेना चाहती थी ताकि मेरा प्लान कामयाब हो जाए। इस मकसद के लिए मुश्किल से सही लेकिन अपना व्यवहार रागिनी के साथ अच्छा करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उसे अपनी पसंद की चीजें भी देना शुरू की। मम्मी मेरा यह रवैया देखकर हैरान रह गई थी और रागिनी को भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि शायद मैं बदल रही हूँ। दोनों बहुत खुश हो गईं। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि इस सब के पीछे मेरा असल मकसद क्या है। जब उसने मुझ पर यकीन करना शुरू कर दिया तो एक दिन मैंने उससे कहा कि क्यों ना हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं। रागिनी बोली, ठीक है, कहाँ जाना है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए।
उसके हाँ करने पर मैं फौरन से मम्मी के पास गई और कहा कि मैं और रागिनी कहीं घूमने जा रहे हैं। काफी वक्त हो गया है, मैं भी कहीं बाहर नहीं गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपनी बहन के साथ कुछ वक्त गुजारूं। मम्मी ने इजाजत दे दी। यूं मैं रागिनी को साथ लिए एक सुनसान से इलाके में चली आई। वो सारा रास्ता मुझसे पूछती रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओ। मगर मैंने उसे कहा था यह एक सरप्राइज है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी बात सुनकर उसने सर हिला दिया था। घर से बाहर निकलकर हमने एक रिक्शा लिया। रिक्शे वाले को मैंने रास्ता बताया तो वो हैरान रह गया कि इतने सुनसान से इलाके में मैं क्या करने जा रही हूँ। लेकिन मैंने उसे ज्यादा पैसों का लालच दे दिया। वह खामोशी से चलने लगा। मंजिल पर पहुंचकर उसने रिक्शा रोक दिया। मैंने उसे पैसे दिए तो वो फौरन वहां से निकल गया। रागिनी से मैंने कहा कि चलो नीचे उतर जाओ। वो हैरान रह गई कि ऐसी वीरान जगह पर क्यों आए हैं। मैं उसके हैरानी पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी, जिससे उसे किसी भी खतरे का एहसास नहीं हो पाया। इससे पहले कोई जगह के बारे में मुझसे कोई सवाल करती, मैंने उसे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि अपने स्कूल के वक्त मैं यहाँ पर पिकनिक के लिए आई थी और यह जगह मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें यह जगह दिखाऊं। देखो यहाँ पुराने पुराने घर बने हुए हैं और मुझे पुरानी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। वह काफी हैरत से मुझे देख रही थी और कहने लगी, मुझे तो आज तक यह बात नहीं पता चली कि तुम्हें पुरानी चीजें पसंद है। वैसे काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। मुझे भी पुरानी जगह और पुरानी चीजें से बहुत ज्यादा लगाव है। अच्छा किया कि तुम यहाँ ले आई। वैसे भी काफी अरसा हो गया था कहीं बाहर गए हुए। घर का माहौल इतना सख्त रहता है कि कहीं आने जाने को दिल ही नहीं करता। मैंने झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली और उसे कहा कि हाँ, यह बात तो 100% सच है कि घर पर रह रहकर अब बोरियत होने लग गई है। इसलिए मैंने यह प्लान बनाया, चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। वहाँ एक खंडहर नुमा घर बना हुआ था। न जाने कितने सालों पुराना घर था, मगर अब तक उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे सही सलामत थे, जैसे बहुत ही मजबूत लकड़ी के बनाए गए हों। मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें मैंने ताला वगैरह रखा हुआ था। मेरा इरादा रागिनी को उस घर के अंदर बंद करके ताला लगाकर अकेला छोड़कर जाने का था। मेरे इरादे से बेखबर वो घर को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, क्या तुम्हें इस घर की तारीख पता है? मैंने कहा नहीं, मगर मैं जानना चाहती हूँ और मैंने काफी बार उसके मालिक से मिलने की कोशिश भी की है, मगर मुझे यह नहीं मालूम कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। रागिनी बोली, ठीक है, हम मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस दुनिया में भी नहीं हुआ तो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा जो हमें इसकी तारीख के बारे में बता सके। रागिनी की बात को काटकर मैंने कहा कि अब हम बाहर से ही देखते रहेंगे या घर के अंदर भी चलेंगे? अंदर से घर और ज्यादा शानदार है और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें देखकर तुम हैरान हो जाओगी। मेरे कहने पर उसके चेहरे पर जिज्ञासा उभर आया और उसने कहा, ठीक है, अंदर चलकर देखते हैं। मैंने फौरन से आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसे साथ लिए अंदर चली आई। इसमें कोई शक नहीं था कि ये घर अंदर से भी शानदार था। सामान वगैरह तकरीबन खराब हो चुका था और दीमक ने आधे से ज्यादा लकड़ी का सामान खा लिया था। घर अंदर से काफी बड़ा था और बहुत कमरा शामिल था। रागिनी एक एक कमरे को खोल खोल कर देख रही थी और उसके बारे में मुझसे बातें कर रही थी। मेरी नजर घड़ी के ऊपर थी क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन कैब बुक की हुई थी। जैसे वो यहाँ पहुँचती मैं फौरन से रागिनी को बंद करके यहाँ से निकल जाती। यही मेरा प्लान था। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए थे, तभी मेरे मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई। मैंने फौरन से निकाल कर देखा तो कैब ड्राइवर का मैसेज था। वो यहाँ पहुँच चुका था। मैंने उसे कहा कि तुम वहीं पर रुको, मैं बस पहुँच ही रही हूँ। मैंने रागिनी से कहा कि तुम ऊपर वाले कमरे को देखो, मैं जरा एक कॉल करके आई। तो वो फौरन से ऊपर वाली मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं फटाफट घर से बाहर निकली, बैग खोला और ताला निकालकर दरवाजे पर लगा दिया। ताले की आवाज सुनकर रागिनी फौरन से चीखने लगी और मुझे आवाज देने लगी, लेकिन मैंने उसे मुड़कर नहीं देखा और भागती हुई रोड पर आ गई जहाँ पर कैब खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसे वहीं बंद छोड़कर तेजी से आकर बैठ गई। मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था ताकि वो मुझे कॉल न कर सके। थोड़ी देर में मैं मेन रोड पर पहुंच गई थी। मैं काफी ज्यादा खुश थी कि आज मेरी उससे जान छूट जाएगी। मैंने सोच लिया था कि जल्दी उसके बाप से भी जान छुड़वा लूंगी, फिर मैं और मम्मी आराम और सुकून से अपनी जिंदगी अकेले जी सकेंगे। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, मगर ये नहीं जानती थी कि कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। रोड खाली थी तो कैब ड्राइवर तेज रफ्तार से चला रहा था, मगर अचानक ही सामने से एक ट्रक आ गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। गाड़ी एक जोरदार झटके से ट्रक के साथ जा टकराई और दूर जा गिरी। मेरी चीखें सारे इलाके में गूंजने लगी
और ना जाने किस चीज़ से मेरा सर टकराया और इसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। मैं चलने फिरने में नाकाम हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे पास ही मम्मी बैठी हुई थी। मुझे होश में आते देखकर फौरन से मेरी तरफ आई और मुझसे कहा कि तुम ठीक तो हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। मैं खाली खाली नजरों से बस उन्हें देख रही थी। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं दोबारा से बेहोशी में जा रही थी। मम्मी भागकर डॉक्टर्स को बुलाकर लेकर आई। मुझे चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसे अभी अस्पताल में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही हूँ। मैंने मम्मी से कहा कि यह क्या है। मम्मी बोली, परेशान मत हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें इमरजेंसी में अस्पताल लेकर आए हैं, 2 दिन हो चुके हैं, तुम बेहोश थी। मम्मी की बात सुनकर मैंने कहा, मैं 2 दिन से अस्पताल में थी। मुझे याद आने लगा जब मैं वहां से आ रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यह सब सोचते हुए मुझे रागिनी का ख्याल आया, जिसे मैं वहीं बंद करके आई थी। मैंने चोर नजरों से मम्मी की तरफ देखा और उनके चेहरे से अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्या वो इस बारे में जानती हैं या नहीं, मगर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मम्मी किसी के बारे में बात नहीं कर रही थी, वो बस मेरी सेहत के लिए फिक्रमंद थी। मैं खामोशी से आंखें मूंद कर लेट गई। न जाने कितने अरसे तक मुझे यूं ही बिस्तर पर रहना पड़ेगा। इसी अरसे में रागिनी के पापा भी कई बार मुझसे मिलने के लिए आए और मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछते रहे। मैंने महसूस किया कि मम्मी और रागिनी के पापा के रवैये में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। वो पूरी तरह से मेरा ख्याल रख रहे थे। अस्पताल का पूरा खर्चा भी वही उठा रहे थे। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि अब तक मैंने उनसे बहुत ज्यादा बुरा रवैया रखा था। हैरत की बात थी कि अब तक रागिनी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैंने सोचा कि वो अब तक वहीं उसी घर में मौजूद है। मम्मी और उसके पापा भी उसके बारे में कोई बात नहीं करते थे, कोई भी उसका जिक्र नहीं कर रहा था। 1-2 बार मैंने कोशिश की कि मम्मी से उसके बारे में पूछूं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई। मुझे यह तक पता नहीं था कि कोई यह जानता है कि मैंने रागिनी को इधर बंद किया था। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो अभी भी उस घर में बंद हो और वापस न आ सकी हो। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी लेटी अजीब अजीब सोचों में रहती थी। अब मैं यहाँ पर रह रहकर उगतास सी गई थी। मैंने मम्मी से कई बार कहा था कि मुझे घर ले चलें, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि मुझे अगले कई महीनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। कभी कभी मम्मी अस्पताल के कमरे से बाहर मौजूद लॉन में मुझे ले जाती थी, जहां बैठकर मुझे खुशी महसूस होती थी। मगर जब मैं अपने आसपास लोगों को सही सलामत चलते हुए देखती थी तो मुझे अपाहिज होने पर अफसोस होता था। डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी टांगें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, इलाज से ठीक हो जाएंगी, मगर मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। मुझे पता था कि मैंने अब तक दूसरों के साथ जो किया है और खास तौर से रागिनी के साथ जो किया था उसकी सजा मुझे मिल रही है। एक दिन मैंने मम्मी से अपने उस बुरे रवैये की माफी मांगी। आज तक मैंने उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। उन्होंने अपनी नई जिंदगी बनानी चाही थी, इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन मैंने हर चीज को गलत मतलब में लिया और उनकी जिंदगी के सुख और चैन को खराब करने की हमेशा कोशिश की। मम्मी ने मुझे माफ कर दिया और कहा कि मैं इस सब के बारे में ज्यादा ना सोचूं। मैंने उनके पति से भी माफी मांगी, उनका दिल बड़ा था, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मगर अजीब बात ये थी कि अब कोई भी रागिनी के बारे में बात नहीं कर रहा था। न मुझ में हिम्मत हो रही थी कि मैं खुद ही कुछ पूछ लूं। तकरीबन 4 से 5 माह हो गए थे मुझे अस्पताल में रहते हुए। अब तो यूं लगता था कि जैसे सारी जिंदगी में इस अस्पताल में ही रहती आ रही हूं। मैं रात को बड़ी मुश्किल से ही सो पाती थी। एक दिन मैं सो रही थी तो सपना में मुझे रागिनी नजर आई। वो रो रही थी। यह सब देखकर मैं फौरन से नींद से उठ गई। आसपास देखा तो करीब कुर्सी पर नर्स बैठी हुई थी। मुझे यूं अचानक जागते हुए देखकर वो फौरन मेरी तरफ आई और मुझसे पूछी कि मैं ठीक हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझे पानी पीने को दिया। पानी पीकर मैं बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई। मेरा दिल कांप रहा था रागिनी को इस हालत में देखकर। इस सब की वजह मैं ही थी। 1-2 दिन में मुझे यहाँ से घर चले जाना था। सुबह मम्मी आई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जल्दी यहाँ से घर लेकर जाएं। वो बोली ठीक है, हम 2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। वो 2 दिन मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारे थे। जब घर आई तो देखा रागिनी कहीं पर भी मौजूद नहीं थी और अभी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। कुछ वक्त लगा था मुझे अपने पाँव पर खड़े होने में। जैसे ही मैं ठीक हुई, मैं बिना मम्मी को कुछ बताए घर से बाहर निकल आई। रोड पर आकर मैंने रिक्शा लिया और रिक्शे वाले को सुनसान सी जगह पर जाने को कहा। वहां पहुंचकर मैं भागती हुई उस घर के करीब पहुंची तो देखा दरवाजे का ताला खुला हुआ था। मैंने फौरन से दरवाजा खोला और अंदर चली गई।
और रागिनी को जोर जोर से आवाज देने लगी। आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों से रागिनी ही उतर रही थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। ये घर पहले से काफी बेहतर हाल में आ चुका था। यूं लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया हो। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, तुम ठीक हो गई? मैंने कहा, तुम? वो बोली, हाँ, यह घर मेरा ही है और मैं यहीं पर रह रही हूँ। फिर उसने मुझे बैठने को कहा। मैं हैरत से बैठ गई। मैंने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ बंद करके चली गई थी और तुम यहीं रहने लग गई, यहाँ से बाहर कैसे निकली? उसने मुझे सारी बात बताई और कहा कि जब तुम यहाँ से गई तो मैंने फौरन से घर पर कॉल किया और बताया कि तुमने मुझे यहाँ बंद कर दिया, लेकिन तभी पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। इतने महीने तुम अस्पताल में रही। इसी दौरान मैंने उस घर के मालिक को ढूंढा। उसका असल मालिक तो मर गया था। मम्मी से बस उसकी मुलाकात करवाई। उन्होंने मुझसे कहा कि लड़का अच्छा है, हम तुम्हारा रिश्ता उससे तय कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं था और यूँ मेरी शादी तय कर दी गई। शादी हो जाने के बाद मैं इसी घर में रह रही हूँ और देखो मैंने इस मकान को दोबारा से घर बना दिया है। फिर उसने मुझे अपने पति से मिलवाया। मुझे महसूस हुआ कि वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही है। फिर मैंने अपनी तरफ देखा। अपने जलन में मैंने अपने आप को तबाह करके रख दिया था। मैंने रागिनी से सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने मुझे माफ कर दिया, मगर मैं जानती थी कि अब मैं किसी के दिल में भी कभी भी जगह नहीं बना सकूंगी। कई बार लोग हमें माफ कर देते हैं, मगर वो हम पर दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाते। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।